करते हैं द हिंदू एडिटोरियल। शाम 9:30 से 10:30 बजे तक अपन एक वोकेब का खास सेशन लेते हैं, जहां आज 8 तारीख है, यानी आज का रहेगा अपना ऑफ। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, आज का अपना ऑफ रहने वाला है। जी, जुड़ गए बच्चे। सबसे पहले मैं लेता हूं कल के सेशन में आपको जो क्विज दी गई थी उसके आंसर्स, उसके बाद आज का द हिंदू एडिटोरियल, और सबसे अंत में वापस आज के द हिंदू एडिटोरियल पर बेस्ड एक क्विज। देखो जरा क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, दीज वॉज नीडलेस एंड अवॉइडेबल डेथ्स। ये दीज आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो दीज वॉज नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपने को क्या काम में लेना पड़ेगा, दीज वर। ए पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। फाइंड द एरर पार्ट ऑफ द सेंटेंस वन ऑफ द डेड। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको डेड्स बनाएंगे, लेकिन मैंने कल भी कहा था कि ये एक एडजेक्टिव है डेड, जो प्लूरल नहीं बनता। डेड का अर्थ होता है मृत लोग, यानी ये ऑलरेडी एक प्लूरल है, और ऑलरेडी प्लूरल है तो दोबारा से इसको प्लूरल बनाने की कोशिश आप नहीं करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नो एरर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पुलिस फोर्स इज द आर्म ऑफ द स्टेट ऑफन इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ऑर्डिनरी सिटीजन्स। तो ये पुलिस फोर्स है, ये स्टेट की कोर्सिव फोर्स होती है, कोर्सिव आर्म होती है, यानी एक प्रकार से मैं कहूँ कि ताकत के दम पर, बल के दम पर काम में ली गई आर्म होती है, तो कोर्सिव आर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इमेसिएशन। इमेसिएशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स दुर्बलता। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन पीछे छुप गया है, मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन क्या था। दैट इज इमेसिएशन। इमेसिएशन का मतलब होता है, इसका आपको सिनोनिम पूछा था, तो इमेसिएशन का सिनोनिम यहाँ हो जाता है डेबिलिटी। डेबिलिटी यानी कमजोरी। एक जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज रेस्ट्रिक्शन, इधर ले लेता हूं मैं रेस्ट्रिक्शन। तो इमेसिएशन का मतलब होता है कमजोरी या दुर्बलता, दैट इज डेबिलिटी। सैंक्शंस यानी प्रतिबंध, अकाउंटेबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रेस्ट्रिक्शंस का मतलब भी होता है प्रतिबंध। तो इमेसिएशन का सही सिनोनिम हो जाएगा डेबिलिटी या इन्फर्मिटी। जी, अब आप सब लोग जुड़ गए हैं, तो आज के एडिटोरियल सेशन की सिस्टमेटिक स्टार्ट कर देते हैं। आइए जरा, सभी लोग जुड़ गए हैं। हिमांशु कुमार कह रहे हैं लैंग्वेज। जी, लैंग्वेज थोड़ा सा स्टूडेंट्स लैक्स हो जाता है। जी, द प्लस एडजेक्टिव ऑलरेडी प्लूरल बन रहा है। जी जी जी, बिल्कुल सही जवाब बच्चे आपके। अब मैं बढ़ जाता हूं आज के एडिटोरियल पे। उससे पहले आपको बता दूं, आज के एडिटोरियल के बाद भी अंत में आपको एक मिलेगा 6 क्वेश्चंस का क्विज। बहुत अच्छा क्विज मिलेगा 6 क्वेश्चंस का। आज जैसे ही ये क्विज खत्म हो जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर, कमेंट बॉक्स तो इसके नीचे दिया हुआ होता है, वहां जाकर आप इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। ठीक है जी, आ जाइए स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है जरा, एज ऑफ डिसएंगेजमेंट, यानी ये जो दिन गुजरे हैं, डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट वर्ड रोज आ रहा है स्टूडेंट्स। मैंने कहा डिसएंगेज का मतलब होता है जब दो युद्धरत सेनाएं होती हैं, उनकी लड़ाई रोक दी जाए और उन्हें कहा जाए कि आप अपने अपने क्षेत्र में लौट जाएं, तो द प्रोसेस इज नोन एज डिसएंगेजमेंट, और ये वर्ब हो जाएगी आपकी डिसएंगेज। ये जो डेज ऑफ डिसएंगेजमेंट, इसको इसलिए दिया है कि ऐसा कहा गया है, ऐसा सुना जा रहा है कि कल चाइना से जो कुछ समझौते हुए हैं, हमारे एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल और चाइना के जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके बीच कुछ वार्तालाप हुई है, जिसमें दोनों देशों के बीच सहमति बनी है कि दोनों देश अपनी अपनी सीमाओं में लौट जाएंगे। तो ये डेज ऑफ डिसएंगेजमेंट कहा है इसको। ऑन इंडिया चाइना LAC स्टैंड ऑफ, LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध। इतने दिनों से ये जो बिल्कुल शांति की स्थिति बनी हुई थी, स्टैंड ऑफ बना हुआ था दोनों देशों के बीच, इस गतिरोध के लिए वर्ड यूज किया आपका स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ के लिए एक वर्ड आप स्टैंड स्टिल भी यूज कर सकते हैं, या फिर डेडलॉक यूज कर सकते हैं। गतिरोध, जहां दोनों तरफ से चीजें पूरी तरह से रुक जाती हैं, तो वो होता है आपका स्टैंड ऑफ। एज इंडिया एंड चाइना डिसएंगेज मिलिटरली, ठीक है ना, जैसे ही चाइना और भारत हैं वो डिसएंगेज होने जा रहे हैं मिलिटरीली। मिलिटरीली का मतलब पहले दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने तनकर खड़ी थी, अब वो डिसएंगेज होने जा रहे हैं, वापस अपने अपने क्षेत्रों में लौट रही हैं। तो मिलिटरीली यहाँ पर एडवर्ब की तरफ प्रयुक्त हुआ है। दे मस्ट स्लोली सीक टू रीबिल्ड ट्रस्ट इन टाइज, धीरे धीरे उनको सीक टू रीबिल्ड यानी कोशिश करनी चाहिए वापस से तैयार करने की, ट्रस्ट यानी विश्वास, इन टाइज, टाइज का मतलब होता है ये जो रिश्ते हैं, ये जो समझौते हैं, इनमें वापस से एक प्रकार से विश्वास जगाने की, चाहने की कोशिश करनी चाहिए। जी, क्या कह रहे हैं, आफ्टर 2 months ऑफ स्टैंड ऑफ, 2 महीने का लगातार चल गया ये स्टैंड ऑफ गतिरोध। कहाँ चला,
अलोंग द LAC, लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास। अलोंग का मतलब होता है बिल्कुल पैरेलल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल पैरेलल। न्यूज, अब देखो जरा न्यूज की बात हो रही है। न्यूज पहले बता दूं कौन सी न्यूज, दैट इंडिया एंड चाइना आर डिस्कसिंग, कि भारत और चाइना है वो दोनों मिलकर डिस्कस कर रहे हैं ए फुल डिसएंगेजमेंट, एक पूरा का पूरा डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट यानी तुम इधर लौट जाओगे और हम इधर लौट जाएंगे, जी एग्रीमेंट्स मस्ट बी वेलकम रिलीफ, ये साबित हो सकती है, होनी चाहिए वेलकम रिलीफ, यानी स्वागत योग्य रिलीफ होनी चाहिए। देखो क्या कह रहा है जरा, पहले न्यूज के बारे में कहा है, न्यूज मस्ट बी वेलकम रिलीफ, ये जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं वहां से ये वेलकम रिलीफ साबित होने चाहिए। अब न्यूज कौन सा है, उसको रिलेटिव प्रोनाउन दैट के द्वारा यहाँ आपको जोड़कर बताया गया है। ये न्यूज की भारत और पाकिस्तान, ये जो इंडिया सॉरी चाइना है, ये दोनों मिलकर डिस्कस कर रहे हैं फुल डिसएंगेजमेंट, बट परंतु इट मस्ट बी टेम्पर्ड बाय कॉशन। देखो जरा ध्यान से देखना, पहले भी चाइना ने एक बार अपने साथ विश्वासघात कर लिया है, तो इस बार उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप अपन मेंटेन करने जाएं तो उसको टेम्पर किया जाना चाहिए कॉशन। कॉशन का मतलब चेतावनी, सजगता, ठीक है। टेम्पर का मतलब होता है उसकी तीव्रता को सजगता से कहीं ना कहीं मॉडरेट किया जाना चाहिए, उसको मिटिगेट किया जाना चाहिए। मॉडरेट और मिटिगेट का मतलब होता है कहीं ना कहीं उसको सूद किया जाना चाहिए। यानी बात मोटी मोटी ये है कि इस बार उसके साथ कोई भी फैसला हो पूरी तरह से सावधानी बरती जानी चाहिए। इट मस्ट बी टेम्पर्ड बाय क्वेश्चन, यानी इस बार पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। अंटिल, जब तक, ऑल डिटेल्स, डिटेल्स कहेगी ऑफ द प्लान, प्लान की, प्लान कहेगा टू डी एस्केलेट ट्रूप्स एंड टेंशंस आर क्लियर। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ डी एस्केलेट का मतलब होता है एस्केलेटर यानी एस्केलेट चढ़ाना, डी एस्केलेट यानी वापस उतारना, ट्रूप्स यानी सेनाओं को। मैं पहले ही बता चुका हूँ, डबल OPS ट्रूप सेनाएं होता है, TROUPE ट्रूप ग्रुप ऑफ ए म्यूजिशियंस होता है। तो जब भी सेनाओं को अपन डी एस्केलेट करें, जी क्वेश्चन एडमोनिश बिल्कुल, मोनिशन बिल्कुल, जैसे ही अपन इन सेनाओं को वापस से डी एस्केलेट करें और जब तक टेंशन है वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाते, ठीक है ना। तो अंटिल ऑल डिटेल्स आर क्लियर, देखो ये यहाँ अंटिल से सेंटेंस कंजक्शन को जोड़ा गया, ऑल डिटेल्स इसका सब्जेक्ट हुआ और ये होगी वर्ब आर क्लियर। ऑल डिटेल्स कहेगी ऑफ द प्लान, प्लान कहेगा टू डी एस्केलेट ट्रूप्स एंड टेंशंस। देखो जरा ध्यान से समझना, इसको तोड़ के पढ़ना होता है। ऑल डिटेल्स, सारी की सारी डिटेल्स, डिटेल्स कहेगी प्लान की, प्लान कहेगा सेनाओं को डी एस्केलेट करने का और इस टेंशन को कम करने का। ये सारा जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक हमने को एक विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, और इस विशेष सावधानी बरतने के लिए वर्ड आपने यूज किया इट मस्ट बी टेम्पर्ड बाय क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स जी। फिलहाल आप यहाँ एक ग्रामेटिकल पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि डिस्कस वर्ड होता है, उसके बाद प्रेपोजिशन अबाउट का प्रयोग नहीं होता। डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद सीधा इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है, बीच में किसी भी प्रकार की प्रेपोजिशन का प्रयोग अपने को नहीं करना जी। चलो आगे पढ़िए जरा। देखो सब्जेक्ट पहचानना सीखिए, द कन्वर्जेशन, कन्वर्सेशन यानी बातचीत, बिटवीन प्रेपोजिशन आ गया यानी ये सब्जेक्ट नहीं है, किन किन के बीच, बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, बातचीत किन किन के बीच हुई है, विशेष प्रतिनिधि किसके, इंडियाज NSA अजीत डोभाल, इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच, एंड चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, उनके बीच कब हुई है, संडे के दिन हुई है, ठीक है ना। अब बता रहा है इस बातचीत के बारे में, ठीक है, विच लेड टू द अनाउंसमेंट, जिसके बाद अनाउंसमेंट हुआ, यानी जिसके बाद आधिकारिक रूप से घोषणा हुई है। अब देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका ये है, उसके बाद एक प्रेपोजिशन देकर उसको इंट्रोड्यूस कराया है, उसके बाद यहाँ एक विच रिलेटिव प्रोनाउन देकर इससे कन्वर्जेशन के बारे में बताया गया है, और अब मूल मुद्दे पर लौट आया है, हैज गिवन हॉस्टिलिटीज ए नेसेसरी पॉज। ये जो बातचीत हुई है, उन्होंने जो अपनी दुश्मनी थी उनको एक आवश्यक पॉज, पॉज का मतलब एक प्रकार से रुकावट ला दी, स्टैंड स्टिल ला दिया, यानी कहीं ना कहीं जो युद्ध के हालात बने हुए थे उनको कहीं ना कहीं, ये जो दुश्मनी के हालात बने हुए थे उनको कहीं ना कहीं एक रेस्ट पर लाकर छोड़ा है, पॉज पे लाकर छोड़ा है, यानी कहीं ना कहीं वो रुक गया है। तो हॉस्टिलिटी वर्ड आपको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता, दुश्मनी, एनिमिटी, एनिमोसिटी, एनिमस, एंटीपैथी, बहुत सारे वर्ड है दुश्मनी के लिए।
जो आपको डिस्कस कर लिए गए हैं वोकेब के सेशन में। प्रशांत मैथ्स, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। ठीक है, तो हॉस्टिलिटी एनिमल्स का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं आपका दुश्मनी। दो इडियमेटिक एक्सप्रेशन भी बताए थे मैंने, एट ट्रैगर्स डाउन एंड एट लॉगर हेड्स, आपको बताए थे दुश्मनी के लिए दो इडियमेटिक एक्सप्रेशंस। चलें आगे जी। देखो, वाइल द स्टेटमेंट्स, जबकि द स्टेटमेंट्स, पहले तो बताया जाएगा इन स्टेटमेंट्स के बारे में। मैं आपको बता दूं कि ये पास्ट सिंपल टेंस नहीं है। अगर आप इसको पास्ट सिंपल टेंस समझने की भूल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं इन स्टेटमेंट्स के बारे में विशेषता बता रहा है, यानी ये पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। और स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो स्टेटमेंट्स मेड इन न्यू दिल्ली एंड बीजिंग वर नॉट आइडेंटिकल। ये देखो, पहले स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। स्टेटमेंट कौन से? जो नई दिल्ली में और बीजिंग में, ठीक है, बनाए गए हैं, या स्टेटमेंट जो दिए गए हैं नई दिल्ली और बीजिंग में, ये यहाँ तक स्टेटमेंट्स के बारे में बताया गया है। द स्टेटमेंट्स वर नॉट, ये आपका पहला वर्ब आया है, ये पहला सब्जेक्ट, ये पहला वर्ब। व्हाइल द स्टेटमेंट्स वर नॉट आइडेंटिकल, ये जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक चाइना में बीजिंग में दिया गया है और भारत में दिल्ली में दिया गया है, वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल यानी सेम नहीं है, ठीक है। आइडेंटिकल यानी दोनों बिल्कुल एक दूसरे के समरूप नहीं है। इन लैंग्वेज, उन दोनों की भाषा काफी अलग अलग नजर आती है। दे लार्जली कन्वेड ए कंसेंसस, लेकिन जो सबसे मूल बात ये नजर आती है कि दोनों ने ही कन्वे किया है, कन्वे यानी प्रदान किया है, एक कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है एक आम सहमति का मैसेज, यानी दोनों ही देश, मेड वर्ब नहीं है जी, मेड वर्ब नहीं है, मेड पार्टिसिपल है, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है जी। स्टेटमेंट कौन से? स्टेटमेंट जो नई दिल्ली और बीजिंग में दिए गए वो स्टेटमेंट्स। तो यहाँ कहीं ना कहीं स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस कराने की बात हो रही है, इसलिए ये मेड यहाँ वर्ब नहीं, पार्टिसिपल है स्टूडेंट्स, पास्ट पार्टिसिपल है जी। तो क्या कह रहा है? नॉट आइडेंटिकल इन लैंग्वेज। दे लार्जली, दे किसके लिए आया है? इन स्टेटमेंट्स के लिए आया है। लार्जली कन्वेड ए कंसेंसस, उन्होंने कहीं ना कहीं एक कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट अमंग ए ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर यहाँ दो नेशंस के बीच है तो आम सहमति बनी है, वो आम सहमति कन्वे की है जनता को। टू रिस्टोर पीस, देखो जरा, शांति बहाली के लिए सबसे अच्छा कोलोकेशन है टू रिस्टोर पीस। रिस्टोर पीस यानी शांति बहाली करना। एंड ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी हो गया शांति, पीस भी शांति, ट्रैंक्विलिटी भी शांति, दोनों सेम वर्ड है, पीस और ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, दोनों शांति। अब इसको ऐसे याद रख लीजिए, ट्रैंक्विलाइजर गन काम में लेते हैं अपन कई बार जब जानवरों को बेहोश करना होता है, आबादी क्षेत्र में चीता या शेर वगैरह कुछ घुस आते हैं, तो वहां से वर्ड आया उसको शांत करने के लिए, ट्रैंक्विलिटी। एट द LAC, और ये शांति बहाली कहाँ करनी है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जी। स्टेटमेंट के लिए दे यूज होता है, क्यों नहीं यूज होता है स्टूडेंट्स? अंकित गुप्ता भाई, स्टेटमेंट के लिए दे क्यों नहीं यूज होता? कहाँ दिक्कत आ रही है? अवंतिका शर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग जी। अरे स्टेटमेंट एक से ज्यादा है तो दे ही यूज करेंगे ना, प्लूरल में भले ही हो, भले ही सी हो, भले ही इट हो, सबके लिए बच्चे दे ही यूज होता है जी। जी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट स्टेप, जो अगला कदम है, विल बी, वो क्या होगा? टू सी, वो देखना होगा। द नेक्स्ट स्टेप विल बी, अगला कदम होगा टू सी यानी देखना। क्या देखना है? देखो जरा, देयर एग्रीमेंट्स, सॉरी, अगला कदम अपना ये होगा कि हम देखेंगे कि उन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए हैं, जो समझौते किए हैं, कैरिड आउट, देखो जरा इस तरह से लिखा गया है, टू सी देयर स्टेट एग्रीमेंट्स कैरिड आउट, यानी अगला स्टेट काम जो है हमारा है, नेक्स्ट स्टेप है, वो देखना है कि वो जो एग्रीमेंट उन्होंने किया है, वादे जो उन्होंने किए हैं, कैरी आउट करते हैं कि नहीं करते हैं, यानी उनके एग्रीमेंट्स को पूरा होते हुए देखना। इसका मतलब है कि अगला जो कदम है वो ये है कि उनके एग्रीमेंट्स को पूरा होते हुए देखना। कैरी आउट का मतलब होता है किसी भी कार्य को अंजाम तक पहुंचाना, टू परफॉर्म और कंप्लीट ए जॉब और एक्टिविटी, और टू फुलफिल ए प्रोमिस, यानी किसी भी प्रोमिस को पूरा कर देना। एंड, और क्या करना है अगला कदम? एंड टू एंश्योर, और दूसरा है कि इस तरह की, इस बात की सुनिश्चितता की जाए। एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चितता की जाए, दैट की चाइनीज ट्रूप्स, जो चाइना की सेना है, विथड्रॉ एज प्रोमिस्ड, वो उस हद तक विथड्रॉ कर ले जितना उन्होंने वादा किया है, ऑन ईच ऑफ द 3 पॉइंट्स, यानी प्रत्येक इन 3 बिंदुओं पर। ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है, देखो ईच ऑफ द 3 पॉइंट्स लिखा है, ठीक है।
डिस्कस्ड, जो 3 पॉइंट डिस्कस हुए हैं उन पर चाइना है उस वादे पर कहीं ना कहीं अपनी बात को कायम कर ले, इस बात को सुनिश्चित करना है। कौन कौन से 3 पॉइंट्स? दैट्स गलवान, दैट्स हॉट स्प्रिंग्स एंड गोगरा। ये 3 जगह हैं जिन 3 मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है। क्या उन 3 मुद्दों पर चाइना है वो इस अपने प्लान को, एग्रीमेंट्स को कैरी आउट करता है या फुलफिल करता है, इस बात को जरा देखना है। ये अपना अगला स्टेप जी। टू रिस्टोर पीस, यहाँ पर एक अपना कोलोकेशन हुआ। कन्वे ए कंसेंसस, आम सहमति। ट्रैंक्विलिटी यानी शांति। जी स्टूडेंट, आज शायद थोड़े से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बिछुड़ गए हैं, वो इस वजह से बिछुड़ गए हैं कि उनको सही लिंक नहीं मिला था बच्चों, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको सही लिंक नहीं मिला था। आप लोग जो लोग देख रहे हैं उनको बता दूं, लास्ट में क्विज मिलेगी, जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको क्विज के माध्यम से आगे जरूर कैरी ऑन करना। दिस इज इजियर सेड देन डन, ये कहना आसान है करने की बजाय। अगर अपन ऐसे कहें तो उसको इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा, दिस इज इजियर सेड देन डन, यानी कोई भी काम करने से कहना आसान है। एज इट वॉज ड्यूरिंग ए डिसएंगेजमेंट वेरिफिकेशन ऑपरेशन बाय द इंडियन ट्रूप्स, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि पहले बार हुआ क्या था, एक्चुअली चाइनीज सेना ने भारतीय सैनिकों को केवल इसलिए बुलाया था कि आइए अपन सब लोग मिलकर बात करते हैं। वहां उन लोगों ने क्लेश किया, मुठभेड़ की, जिसमें 20 भारतीय सैनिक, और कहा ऐसा जा रहा है, कल जहां से न्यूज आ रही है, 100 चाइनीज सैनिक हैं वो मारे गए। बहाली का मतलब होता है वापस स्थापित करना, जैसे शांति बहाली करना, यानी पहले शांति थी उसको वापस रिस्टोर करना, ठीक है जी, वापस स्थापित करना। क्या कह रहा है, एज इट वॉज ड्यूरिंग ए डिसएंगेजमेंट वेरिफिकेशन ऑपरेशन बाय द इंडियन ट्रूप्स, यानी पहले जब डिसएंगेजमेंट वेरिफिकेशन ऑपरेशन हो रहा था भारतीय सेनाओं के द्वारा कुछ रोज पहले, दैट द गलवान क्लेश, और उसी समय ये जो आपका गलवान क्लेश है, इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, ये जो गलवान क्लेश है वो टू हैव अकर्ड, देखो जरा स्ट्रक्चर देखना ध्यान से, कल भी बताया था मैंने कुछ लोगों को, टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है परफेक्ट इंफिनिटिव, और परफेक्ट की कोई भी स्ट्रक्चर इंग्लिश ग्रामर में तब काम आती है जब काम पूरा हो चुका हो। आपको पता है कि ये जो गलवान क्लेश है ये कहीं न कहीं घटित हो चुका है, अकर हो चुका है, इसलिए यहाँ पर परफेक्ट इंफिनिटिव काम में लिया गया है। आफ्टर दिस, इसके बाद सिमिलर एक्सरसाइजेज, इसके बाद बिल्कुल इसी तरह की समान क्रियाकलाप विल हैव टू बी अंडरटेकन। विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा, कंपल्सन बताया फ्यूचर का, विल हैव टू बी अंडरटेकन पैसिव स्ट्रक्चर है, यानी ये काम किया जाएगा, यानी इसी तरह के कुछ और दूसरे क्रियाकलाप किए जाएंगे फॉर अदर पॉइंट्स, और भी दो पॉइंट्स है सेना के, या फिर मैं कहूँ कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास बहुत सारे विवादित पॉइंट हैं, उन पर इसी तरह के क्रियाकलाप दोहराए जाएंगे। डिसएंगेजमेंट, ये जो डिसएंगेजमेंट मैंने आपको शुरू में बता दिया, डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है आप अपने रास्ते जाइए, हम हमारे रास्ते चले जाते हैं जी। आज कब कब क्लास होंगी लास्ट में बता दीजिएगा, बिल्कुल 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 लास्ट में वहाँ शेड्यूल है, पहले भी क्लास है, वैसे आज केवल 8 बजे ही क्लास है ऐप पर, उसके अलावा कोई क्लास नहीं है, आज केवल दिन भर में एक ही क्लास है, मैं अभी बता देता हूँ। डिसएंगेजमेंट एंड डी एस्केलेशन, यानी डिसएंगेजमेंट यानी अपने अपने घरों को लौट जाना, डी एस्केलेशन यानी पहाड़ी पर जो चढ़ी हुई सेनाएं हैं वो अपनी तरफ से वापस लौट आए। मस्ट बी अकम्पनीड बाई, अकम्पनीड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन बाई काम में लिया जाता है। ये जो डिसएंगेजमेंट कर लिया आपने, ठीक बात है, डी एस्केलेशन कर लिया, सेनाओं को आपने वापस बुला लिया, ये भी ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, ये किसके द्वारा अकम्पनीड बाई होनी चाहिए, डिफाइंड एंड पॉइंट्स, कि भाई एंड पॉइंट बना लीजिए, इससे आगे आप नहीं आएंगे, इससे आगे हम नहीं आएंगे। तो ये आपने डिसएंगेजमेंट कर लिया, आप अपनी तरफ लौट रहे हो, हम अपनी तरफ लौट रहे हैं, हम पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं, आप भी नीचे उतर के अपने घरों में जा रहे हो, लेकिन कम से कम जाते जाते ये एंड पॉइंट तो बना लीजिए कि कहाँ से आगे श्रीमान आप नहीं आएंगे और कहाँ से आगे हम नहीं आएंगे। तो ये कह रहा है कहीं ना कहीं डिफाइंड एंड पॉइंट्स होने चाहिए फॉर ट्रूप्स, इन दोनों देशों की सेनाओं के लिए, टू विड्रॉ टू, कि कहाँ तक आप इन लोगों को विड्रॉ करना है, यानी कहाँ तक ये लोग वापस जाएंगे। टू इंश्योर, और इस बात को सुनिश्चित करें, दैट डोंट रीऑक्यूपाई पोजीशंस वैकेटेड, यानी कहीं न कहीं वो पोजीशंस जो वैकेट की जा चुकी हैं, खाली की जा चुकी हैं, उनको कहीं न कहीं वो वापस से रीऑक्यूपाई नहीं कर लें, यानी उन पर वापस से कब्जा जमाने की कोशिशें नहीं कर लें। बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि
ऐसा समझा जा रहा है कि इस तरह के सिमिलर क्रियाकलाप हैं वो भविष्य में भी दूसरे पॉइंट्स में भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो आपका डिसंगेजमेंट है और ये जो डी एस्केलेशन है, इस बात के साथ साथ इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एंड पॉइंट्स बनाए जाने चाहिए कि कहाँ तक जो ट्रूप्स हैं वो विड्रॉ करेंगी, और इस बात को भी आश्वस्त किया जाना चाहिए कि वो वापस से जो पोजीशंस खाली कर चुके हैं उनको वापस से रीऑक्यूपाई नहीं कर लें, यानी वहां पर वापस नहीं लौटाएं। रीऑक्यूपाई यानी ऑक्यूपाई ए प्लेस और पोजीशन अगेन, वैकेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स खाली करना। अब देखिए जरा मंडेज स्टेटमेंट्स। मंडे के जो दोनों देशों की तरफ से स्टेटमेंट आए, हैव सेट, देखो सेट के तीनों फॉर्म सेम होती है स्टूडेंट्स, सेट, सेट एंड सेट। हैव ऑल्सो सेट आउट ए कोर्स ऑफ एंगेजमेंट। सेट आउट का मतलब होता है एक नई यात्रा की शुरुआत करना, ठीक है ना, नई यात्रा की शुरुआत करना। और एम और एंड इंटेंड टू डू समथिंग, यानी वहां कहीं ना कहीं वैकेंट मीन्स भी खाली होता है ना सर, जी जी जी, वैकेंट खाली होता है जी, वैकेंट सीट्स होती है। तो क्या कहा मैंने अपन ने कि जो मंडे का स्टेटमेंट आया है उसने भी सेट आउट ए कोर्स ऑफ एंगेजमेंट्स, यानी कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच वापस एक नया दौर शुरू किया है। सेट आउट ए कोर्स ऑफ एंगेजमेंट्स यानी दोनों देशों के आपसी जो संबंध हैं, इंगेजमेंट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, उसके लिए एक नई जर्नी शुरू की है। दीज इंक्लूड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पार्लेज, और इसमें क्या है, कहीं ना कहीं कूटनीतिक रूप पर और कहीं ना कहीं जो आपकी सेना संबंधी मिलिट्री पार्ले, पार्ले का मतलब होता है ऐसी मीटिंग जिसमें संधि वार्ता हो या सुलह की बातचीत हो। पार्ले का मतलब पार्ले बिस्किट आता है ना, पार्ले का मतलब होता है दो लोगों के बीच बिल्कुल संधि या फिर मैं कहूँ एक प्रकार से सुलह, रिकॉन्सिलिएशन की बातचीत हो रही है, ठीक है ना। पार्ले यानी संधि वार्ता, सुलह की बातचीत, रिकॉन्सिलिएशन चल रहा है। तो मिलिट्री के बीच कहीं ना कहीं रिकॉन्सिलिएशन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक तौर पर भी कहीं ना कहीं एक नया दौर शुरू हुआ है एंगेजमेंट्स का। मीटिंग्स ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म, और क्या हुआ है साथ में, मीटिंग्स चल रही हैं काहे की, वर्किंग मैकेनिज्म कि अपन काम किस तरह से करेंगे, और कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, यानी जो अपन बातचीत कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उसके लिए आपका वर्किंग मैकेनिज्म क्या रहेगा, ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, यानी भारत और जो चाइना है उसके जो बॉर्डर के मामले हैं उस पर काम करने का ढंग क्या रहेगा। एंड फर्दर टॉक्स, फर्दर का मतलब होता है आगामी, एक होता है फार्दर जिसका मतलब होता है अधिक दूरी का, और साथ ही साथ बात होगी आगामी बातचीत पर बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो खास तौर से इधर से अजीत डोभाल हैं, उधर से जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इधर से कुछ आर्मी के जो अधिकारी होंगे, उधर से कुछ आर्मी के अधिकारी होंगे, कुछ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, उनके बीच जो आगामी बातचीत होने वाली है उनका वर्किंग मैकेनिज्म क्या होगा, और साथ ही साथ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स हैं उनको सुलझाने का मामला क्या होगा, ठीक है। इस बात पर कहीं ना कहीं एक नया दौर शुरू हुआ है। द गवर्नमेंट शुड इन्फॉर्म द कंट्री, मुझे इस एडिटोरियल की जो सबसे कम बात पसंद आती है वो यही है, बार बार ये लिखता है द गवर्नमेंट शुड इन्फॉर्म द कंट्री। क्या देश के जो आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे हैं वो भी देश की जनता के सामने खोलकर रख दिए जाएं। ये कह रहा है कि गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए देश को, इसके बारे में, अबाउट द प्रोग्रेस, कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, एज वेल एज, साथ ही साथ कंसिडर्ड मेजर्स, क्या उपाय किए गए। कंसिडर का मतलब होता है ध्यान में लाना, मेजर्स यानी उपाय, और वो उपाय जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं, सच एज बफर जोन, ठीक है ना, कौन से जोन को बफर जोन बनाया। बफर जोन वो जोन होता है जहां दोनों देशों में कोई भी गश्त नहीं करता है, ठीक है, बफर जोन कह दिया उसको। तो उसके बारे में सरकार को बताना चाहिए। द पेट्रोलिंग फ्री पीरियड, कितना पीरियड ऐसा है जहां पर दोनों ही देशों की सेनाएं वो पेट्रोलिंग नहीं करेंगी। पेट्रोल का मतलब होता है स्टूडेंट्स गश्त करना। एलएसी के आसपास दोनों देश की सेनाएं कब तक गश्त नहीं करेंगी। एंड द रीजंस, और वो कारण, फॉर द डिसीजन टू पुल बैक इंडियन ट्रूप्स इन द एरियाज ऑफ डिसएंगेजमेंट, जो एरियाज ऑफ डिसएंगेजमेंट हैं वहां से भारतीय सेनाओं को पीछे खींचने का कारण भी साथ साथ देश को बताइए। पुल बैक का मतलब होता है रिट्रीट करना या फिर रिट्रेस करना, अपने कदम वापस खींच लेना। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है जी, रिट्रीट का मतलब होता है देश की सेनाओं का कदम पीछे की तरफ वापस खींच लेना, ये प्रोसेस कहलाता है आपका रिट्रीट। और कॉज ट्रूप्स टू रिट्रीट फ्रॉम एन एरिया, यानी अपने कदम वापस खींच लेना जी।
सर यू आर राइट। किस बात पर, किस बात पर राइट हो बच्चे? जी अच्छा अच्छा, एडिटोरियल की बात पर। जी, द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो कंटिन्यू टू वर्क टुवर्ड्स, सरकार को कंटिन्यू करना चाहिए, मस्ट कंटिन्यू यानी ये काम जारी रखना चाहिए, टू वर्क काम करने का, कहाँ काम करना है, वर्क टुवर्ड्स इस स्टेटेड गोल, यानी सरकार का जो स्टेटेड गोल है, स्टेटेड का मतलब पहले से चिन्हित गोल है या जो पहले से इसके प्रोसीजर में है उसको स्टेटेड कहते हैं, स्टेट यानी स्टेटमेंट, जो स्टेटेड गोल है, लक्ष्य है, उसकी तरफ काम जारी रखना चाहिए। और कौन सा गोल, गोल ऑफ रिस्टोरिंग द स्टेटस क्वांटी, यानी जो सरकार का गोल है कि वापस रिस्टोर किया जाए, बहाल किया जाए द स्टेटस क्वांटी, स्टेटस क्वांटी का मतलब होता है पूर्व स्थिति या फिर यथा स्थिति, यानी जो भारत की सेना जिस स्थिति पर डटी हुई थी उसको कहीं ना कहीं वापस रिस्टोर किया जाए, ठीक है। और द पोजीशन ऑफ ट्रूप्स, और किस चीज पर ध्यान काम करना चाहिए, जो ट्रूप्स है, सेना की जो पोजीशंस है, टू द सिचुएशन इन अप्रैल, यानी अप्रैल महीने में जो सेना की स्थिति थी, पोजीशंस थी, उसको वापस रिस्टोर करने पर काम करना चाहिए। बिफोर द मोबिलाइजेशन बिगेन, जब मोबिलाइजेशन शुरू हुआ, मोबिलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ही मैं कहूँ कि बॉर्डर पर जैसे ही युद्ध की स्थिति बनती है तो जो बॉर्डर लाइन से दूर की जो फोर्स होती है उसको उठाकर सारी की सारी फोर्स को बॉर्डर लाइन के एरिया पर तैनात कर दिया जाता है, एंड द प्रोसेस इज मोबिलाइजेशन। दोनों देश की सेनाएं हैं वो सीमा के काफी नजदीक आ जाती हैं और ये प्रोसीजर कहलाता है मोबिलाइजेशन, इसको कह देते हैं मोबिलाइजेशन। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स और देयर इनर इन सिचुएशन टू द सिटीजन्स, वेरी करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। एल्स प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, अन्यथा तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ये जो कड़े कड़े शब्द हैं जो वो रोज कहते हैं, जो उन्होंने लेह में कहे थे, सॉरी लास्ट वीक कहे थे लेह में, ठीक है ना, विल हैव वो रखेंगे लिटिल मीनिंग, यानी नए के बराबर अर्थ रह जाएगा उनका, यानी उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अगर वो गवर्नमेंट है वो अगर इस गोल पर काम नहीं करती है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, जी मोब अलग है बच्चे, जी जी मोब अलग है, कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो तीखे वर्ड्स जो उन्होंने लेह में कहे थे उनका कोई खास मीनिंग नहीं रह जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, विद डिसएंगेजमेंट अंडरवे, यानी ये जो डिसएंगेजमेंट का काम है वो अंडरवे है, यानी प्रोग्रेस में है, अंडरवे का मतलब कोई काम जारी रहना, प्रोग्रेस में होना, जी। देयर आर अदर इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू कंसिडर, यहाँ पर बहुत सारे दूसरे स्टेप्स भी हैं जिनको कंसिडर किया जाना चाहिए, उन पर भी विचार किया जाना चाहिए। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, द LAC हैज सीन सच कैजुअलिटीज इन ओवर 4 डिकेड्स, ये पहली बार था जब पिछले 4 दशक में LAC हैज सीन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ने देखा है ऐसी कैजुअलिटीज, ठीक है ना जी। देखो जरा, एक्चुअली ये होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट, अगर मैं बात करूं थोड़ी सी लिटरेचर की भाषा में तो ये आपसे पूछा भी जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब क्या होता है, एक्चुअली LAC ने थोड़ी देखी है कैजुअलिटीज, कैजुअलिटीज तो हमने देखी है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थोड़ी देख रही है, कल आया था वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। एक्चुअली जो LAC पर जो कैजुअलिटीज हुई है वो तो किसने देखी है, हमने देखी, लेकिन ये जो मीनिंग है वो ट्रांसफर हो गया है किसको, LAC को, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। इन ओवर 4 डिकेड, पिछले जो 4 दशक से ऊपर का समय है उसमें अपन ने पहली बार LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस तरह की कैजुअलिटी देखी। एंड द गवर्नमेंट्स, और जो सरकारें हैं दोनों ही देशों की, कैन नॉट पुट असाइड द वायलेंट गलवान क्लैश, और कहीं ना कहीं जो दोनों देशों की सरकारें हैं जो वायलेंट यानी हिंसक गलवान मुठभेड़ हुई थी उसको पुट असाइड नहीं कर सकते। पुट असाइड का मतलब होता है नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, क्योंकि हमने भी यहाँ 20 सैनिक खोए हैं, उन्होंने भी 100 सैनिक खोए हैं। कहीं ना कहीं जो ये वायलेंट गलवान क्लैश हुआ है उसको दोनों ही देशों की सरकारें कभी भी एक तरफ से नजरअंदाज नहीं कर सकती। फॉर दिस, इसके लिए गलवान क्लैश की बात हो रही है, फॉर दिस ए फुल इंक्वायरी इज नीडेड, इसके लिए एक पूरी की पूरी जांच है उसकी जरूरत है। ऑफ द बिल्डअप टू द क्लैश, कि ये एक्चुअली जो झगड़ा हुआ वो हुआ क्यों, बिल्डअप क्यों हुआ इसका, यानी उसकी मूल वजह क्या रही कि ये पनपा कैसे,
एंड द सर्कमस्टांसेज, और वो परिस्थितियां क्या थी, सराउंडिंग द डेथ्स ऑफ 20 इंडियन सोल्जर्स, वो परिस्थितियां क्या थी जो कारण बनी उन 20 इंडियन सोल्जर्स की मृत्यु का या उनकी शहीदी का कारण बनी। ठीक है ना। तो यहाँ ये जो सराउंडिंग वर्ड आया है ये किसकी तरह इस्तेमाल हुआ है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव की तरह। अगर सराउंडिंग वर्ड नाउन की तरह इस्तेमाल होता है कभी भी तो ये एक ऐसी नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखी जाती है, जैसे पेरेंट्स, जैसे निकर्स, जैसे पैंट्स। जी जी जी, उसकी तरह। ठीक है। तो पुट असाइड का मतलब होता है नॉट बी अफेक्टेड बाय द फैक्ट दैट यू डिसएग्री अबाउट सम थिंग्स, कि इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी बात से डिसएग्री है उसको आप भुला सकते हैं। कहने का मतलब बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले। जी क्या कह रहा है, बुज्जा नहीं बनना बहना, बुज्जा क्या है भाई ये। जी नेक्स्ट देखिए जरा, द गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर, गवर्नमेंट को एक बार वापस से कंसिडर करना चाहिए वेदर क्या, इट विल कंटिन्यू इट्स कोर्स ऑफ इकोनॉमिक काउंटर मेजर्स अगेंस्ट चाइना। ये पता नहीं यार, ये एडिटोरियल है वो लेफ्टिस्ट विचारधारा से थोड़ा प्रभावित रहते हैं। ठीक है ना। ये क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को दोबारा से कंसिडर करना चाहिए कि उन्होंने जो अपना कोर्स ऑफ इकोनॉमिक काउंटर मेजर्स है, कोर्स ऑफ यानी ये जो उन्होंने मेजर्स लेना स्टार्ट किया है, काउंटर मेजर्स यानी चाइना के खिलाफ जो काउंटर मेजर्स लिए, स्पेशली क्या, इंक्लूडिंग द बैनिंग ऑफ एप्स, कुछ जो प्ले स्टोर वाले टिकटॉक वगैरह बैन कर दिए वो, इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन कि चाइना को यहाँ इन्वेस्टमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी, एंड एन इम्पोर्ट स्लो डाउन, और कहीं ना कहीं आयात को धीमा कर दिया। क्या सरकार को इन चीजों पर वापस से एक बार सोचना चाहिए, ये एडिटोरियल भाई साहब चाहते हैं। जब काम चल रहा है तो क्यों सोचना चाहिए, मुझे भी समझ नहीं आता है। लेफ्टिस्ट विचारधारा से प्रभावित हैं ये लोग। ठीक है, जितने भी हैं सरकार विरोधी लिखते हैं, और सरकार विरोधी होते होते पता नहीं ये लोग कब देश विरोधी होते जा रहे हैं। देयर इज ऑल्सो द क्वेश्चन, कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बात का भी सवाल उठता है ऑफ वेदर हाई लेवल कॉन्टेक्स्ट, कि क्या जो उच्च स्तरीय कॉन्टेक्स्ट है, उच्च स्तरीय कॉन्टेक्स्ट यानी नरेंद्र मोदी और जो चाइना का प्राइम मिनिस्टर है शी जिनपिंग, क्या उनके बीच भी हाई लेवल के कॉन्टेक्स्ट सच एज द फॉर्मल समिट, इनफॉर्मल, क्या उनके बीच भी जो अनौपचारिक समिट होता है, बातचीत होती है, शिखर सम्मेलन होता है बिटवीन बिटवीन मिस्टर मोदी एंड ए चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग विल बी रिज्यूम्ड। क्या कह रहा है कि ये कभी कभी तो ये सवाल भी उठता है कि ये जो हाई लेवल के कॉन्टेक्ट्स हैं मिस्टर मोदी के बीच और चाइनीज प्रेसिडेंट के बीच, क्या ये भी वापस रिज्यूम होंगे। रिज्यूम का मतलब होता है वापस से इनकी पुनर्बहाली होगी। द लीडर्स हैव नॉट कम्युनिकेटेड डायरेक्टली ड्यूरिंग दिस क्राइसिस, ये दोनों ही नेताजी जो शीर्ष स्तरीय नेता हैं उन्होंने अब तक विशेष तौर पर सीधे मुंह अभी तक कम्युनिकेट नहीं किया है, बातचीत नहीं की है ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। किसके दौरान है, इस संकट के दौरान। तो समिट वर्ड का अर्थ होता है शिखर, टॉप या फिर जेनिथ, शिखर सम्मेलन की बात हो रही है। एज ए प्रोसेस टू रिस्टोर पीस बिगिंस, जैसे ही जो प्रोसेस है, काहे का प्रोसेस, टू रिस्टोर पीस यानी शांति को वापस से स्थापित करने का ये जैसे ही प्रोसेस है, बिगिंस यानी शुरू होता है। ठीक है, इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट है प्रोसेस, शुरू होता है। और रिस्टोरिंग वैसे ही बहाली, काहे की बहाली, स्टेटस क्वो एंटी यानी अपनी यथास्थिति की बहाली, यानी भारतीय सेनाएं जहां थी वहीं पर वापस पहुंच जाए उसकी बहाली भी। इन बायलैटरल ट्रस्ट, बायलैटरल यानी द्विपक्षीय, दो पक्षों के बीच की चीजें कहलाती हैं आपकी बायलैटरल। बायलैटरल ट्रस्ट में बी मोर डिफिकल्ट फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर, तो वहीं जो आपका संभावित या प्रत्याशित भविष्य है उसके लिए ये द्विपक्षीय विश्वास है, ये और ज्यादा मुश्किल होने वाला लगता है। कैसा है, क्या कह रहा है एडिटोरियल, कि जैसे जैसे अपन कह रहे हैं कि शांति बहाली का प्रोसेस शुरू होगा, जो आपका स्टेटस क्वो एंटी है यानी जो वापस मूल स्थिति पर लौटने की जो पोजीशन है, भारतीय सेनाएं जहां तक थी वहीं तक लौट जाएं, तो ये जो प्रोसेस रिस्टोर होने का प्रोसेस है वहां कहीं न कहीं द्विपक्षीय विश्वास है, वो इस संभावित भविष्य के लिए मुश्किल मालूम पड़ता है। बट परंतु इन स्मॉल स्टेप्स, कहीं छोटी छोटी स्टेप्स में ही ओवर टाइम समय गुजरेगा, इंडिया एंड चाइना मस्ट रिटर्न, ये वापस लौट आएंगे टू ए मोर बैलेंस्ड रिलेशनशिप, एक ऐसी रिलेशनशिप जो पहले से कहीं ज्यादा संतुलित होगी। तो बायलैटरल यानी द्विपक्षीय, मल्टीलैटरल यानी बहुपक्षीय, फॉरसी
फोर्सी का मतलब होता है भविष्य देखना, यहाँ फोर्सिबल का मतलब है जिसका अनुमान लगाया जा सके या प्रत्याशित। जी वर्टेक्स, बिल्कुल लक्ष्मी दादीज, बिल्कुल सही जवाब बेटा आपका। वर्टेक्स आपने सही कहा, पैरामाउंट बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना जी। जो लोग जुड़े हुए हैं लगातार सेशन को देख रहे हैं, अब तक लाइक नहीं किया, उनसे मेरा निवेदन है कि लाइक कर दें। अब आपके मूल मुद्दे की बात शुरू होगी। फाइंड द एरर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आपको यहाँ सेंटेंस को पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, तीनों सेंटेंस के स्क्रीनशॉट को देखना है, उसे एरर को निकालना है, और जैसे ही 9-10 बजे के लगभग, एटलीस्ट 10 बजे जैसे ही हमारा सेशन है वो एंड हो जाता है, नीचे कमेंट बॉक्स का ऑप्शन खुल जाता है, आप इन स्क्रीनशॉट्स को लेकर तैयार रखिए, आंसर्स लिख के तैयार रखिए। 10 बजे आप अपना आंसर वहां दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, ठीक है। 2 एरर के क्वेश्चन हैं, फिर एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है बहुत अच्छा, जो आप आराम से देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका यहाँ मैं कहूँ कि इसको सेंटेंस फिलर कह लीजिए, एक क्वेश्चन आपका यहाँ साइनो का है, और एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको एंटो का मिलेगा। बहुत सारे नए वर्ड्स आपको रोज इसी अलग अलग तरीके से रिपीट होकर तैयार कराने की मेरी ये जो प्लानिंग है, मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बिल्कुल सक्सेसफुल होने देंगे। लेट्स क्रैक एसएससी एग्जामिनेशन पर मेरा द हिंदू एडिटोरियल आपको रोज मिलता है 8 बजे। एसएससी एग्जाम क्वेस्ट पर आज शाम 8 बजे ऑफ रहने वाला है, कल फिर 9 बजे आपकी वोकेब स्पेशल क्लास आपकी होने वाली है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं रोज रात 8 से 9 बजे तक, जहाँ एक दिन होता है ग्रामर का कोई खास प्रैक्टिस सेट, और एक दिन पढ़ते हैं अपन कोई ग्रामर का एक विशेष टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी आपको सही समय पर, लिंक्स आपको सही समय पर मिलते रहें, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो, तो आप मुझे ढूंढ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप 9461954560 पर, जहां मैं आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप तक पहुंचाने का रास्ता तय करवाऊंगा। साथ ही साथ यहाँ जो आपके यूट्यूब पर आपको किस तरह से पहुंचना है, कितने बजे मेरा सेशन लाइव होता है, इसका 1 महीने का पूरा प्लान है। अनअकैडमी की एकमात्र ऐसी फैकल्टी जिसने 1 महीने का पूरा प्लान एक साथ आपको यहाँ पर दे दिया है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए कमिटमेंट किसी टीचर के द्वारा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, लगातार देखना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो मुझे थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए MLUS, जो आपको देगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स दूंगा आपको, जो कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल ऑफ आपको और मिल जाएगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9461954560। जी, देखते रहिए दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं हूं MN चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान। जी स्टूडेंट्स, आपने जो साथ दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कह रहे हैं अंकित गुप्ता। आरती कह रहे हैं कमेंट में आंसर करने के बाद एक कमेंट में क्लास के बारे में भी दिया कीजिए। बिल्कुल 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 सही है। अगर आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए हौसला बढ़ाने वाला